जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है होशियारी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। भूमि, अरे ओ भूमि, कितना समय लगाती हो तुम नहाने में? आखिर किचन में सारा सामान फैला पड़ा है। हद होती है लापरवाही की। जेठानी काव्या की गुस्से से भरी चिड़चिड़ाई कर्कश आवाज़ भूमि के कानों को भेद गई। उसने जल्दी जल्दी 4-5 मग पानी अपने तन पर डाला और बिना तौलिए से पोंछे ही कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। वह दुपट्टा संभालते हुए किचन में जा पहुंची। काव्या की आंखें अंगारे बरसा रही थी। भूमि को देखते ही गुस्से में उसने काम करते हुए अचानक कलछी को स्लेब पर पटक। काव्या जब गुस्से में होती तो ऐसे ही किचन में बर्तनों को पटकने लगती थी। आप हटिए दीदी, मैं करती हूँ। वो मोनू जग गया था और भूख से रो रहा था, इसलिए उसको फीड कराने लग गई थी। फिर उसने पोटी कर दी मुझ पर। कपड़े खराब हो गए थे तो बस मैंने सोचा जल्दी से नहाकर ही किचन में आऊं। काव्या पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। भूमि बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। 3 साल हो गए ब्याह को और अब उसकी गोद में 1 साल का बेटा मोनू है। भूमि की सास नहीं थी। परिवार में ससुर जी, जेठ जी, जेठानी काव्या और उनके 2 बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे और पति सुभाष थे। काव्या उम्र में 16 साल बड़ी थी भूमि से। ब्याह के वक्त काव्या की मीठी मीठी बातों ने भूमि के माँ बाप का मन मोह लिया था। काव्या ने उनको विश्वास दिलाया कि वो भूमि को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देगी। खैर ब्याह के साल भर तक तो सब कुछ अच्छा ही रहा। अच्छा ना होने का कोई कारण भी ना था। भूमि ने बढ़ चढ़कर परिवार का ध्यान रखना चालू कर दिया था। धीरे धीरे काव्या ने बड़ी ही होशियारी से अपने मिस्री जैसे बोलों में भूमि को लपेटकर घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी। काव्या भूमि के साथ चुटुर पुटुर काम करते हुए बहुत ही प्यार से कहती, हटो भूमि, लाओ मैं आज खाना बना दूं। वैसे एक बात तो है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। देखो तो सबको तुम्हारे हाथों का ही खाना पीना अच्छा लगता है। मैं कुछ भी बनाऊं तो तुम्हारे जेठ जी मुँह ही बना लेते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं सुना देती हूँ उनको कि इतने सालों से तो मेरे ही हाथों का ही स्वाद भाता था आपको, और अब छोटी बहू के हाथों के स्वाद के सामने मुझे भुला दिया। पर सच ही तो कहते हैं वो। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। काव्या मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली जाती थी। बस इसी तरह से काव्या मीठी चाल चलकर सारा काम भूमि से करवाने लगी थी और भोली भूमि काव्या की चिकनी चुपड़ी तारीफों में फंसते ही चली गई। भूमि का पति सुभाष यूं तो अपनी पत्नी की तारीफ से बहुत खुश रहता था, क्योंकि कोई भी मर्द हो, यदि घर में सुख शांति का माहौल हो और वो भी उसकी पत्नी की वजह से, तो वो खुश ही होगा। पर दिनों दिन भूमि की बढ़ती व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय न देने पर वो भूमि को समझाता भी था कि खुद का भी ध्यान रखे, लेकिन भूमि को तो परफेक्ट बहू बनकर ही रहना था। भूमि की आंख तब खुली जब उसका बेटा पैदा हुआ। प्रेगनेंसी में कभी भी भूमि ने आराम नहीं किया, पर बेटा होते ही आधे से ज़्यादा समय छोटे बच्चे में निकलने लगा था। मोनू छोटा था तो आधी आधी रात में उठ जाता था। भूमि की नींदें ही पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर सुबह से घर के काम, काव्या को आराम की आदत लग चुकी थी। दिखावे में तो वह भूमि से कहती, अरे भूमि, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम काम छोड़ो और जाओ मोनू को देखो। और जैसे ही घर के मर्द दुकानदारी के लिए निकलते, उसका पारा हाई हो जाता। भूमि पर काव्या के यूं गुस्सा हो जाने का इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वह डिप्रेशन में जाने लगी। काव्या को मीठी बातों से भरे दोहरे व्यक्तित्व की जाल वे घर गृहस्थी में ऐसी फंस गई कि खुद का अस्तित्व ही भूलने लगी। ना वो अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी और ना सुभाष के साथ अपने रिश्ते पर और ना खुद पर। भूमि भरसक कोशिश करती कि काव्या को सास, जेठानी व बहन तीनों रिश्तों का मान दे सके, पर काव्या थी कि पूरी तरह से खुश व संतुष्ट होती ही नहीं थी। सुभाष व मोनू के साथ होकर भी उसका चित बस काव्या को खुश रखने वे घर के काम निपटाने में लगा रहता, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होने लगी। सुभाष ने भरसक कोशिश करी भूमि को समझाने की, पर वही ढाक के 3 पात। ऐसे लगता जैसे किसी ने भूमि के दिमाग को कैद कर दिया है। वह काव्या और घर के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे सुभाष ने चुप्पी साध ली, पर यह चुप्पी दोनों के रिश्तों में दूरियां लाने लगी थी। भूमि आज फिर किचन के काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची तो थककर चूर हो गई थी। नन्हा मोनू अनकना रहा था। शायद भूख लगाई थी उसे। उसने उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया और उसके मुलायम बालों पर उंगलियां फिराने लगी। मोनू माँ के स्नेह तले चैन से भूख मिटाने लगा। तभी भूमि की नज़र सामने लगे दर्पण पर गई। वह
खुद कहीं नजर आ ही नहीं रही थी। सामने दर्पण में दिखती औरत का उतरा चेहरा, उजरे अस्त व्यस्त बाल, सूनी आंखें, वे बिना स्त्री का निपुचा सूट, वो सुध-बुध खोए हुए बस हैरत से खुद को देख रही थी कि तभी काव्या आई और बोली, भूमि, बड़ी मौसी जी आई हैं, मोनू को दूध पिलाकर बाहर आ जाना। जी दीदी, बस आती हूँ। कुछ देर बाद भूमि मोनू को गोद में लिए हुए आई और मौसी सास को चरण स्पर्श किया और बोली, मौसी जी, अब की बहुत दिनों बाद आई हैं आप। अच्छा आप बैठिए, तब तक मैं चाय बना लाऊं। काव्या ने फिर अपनी मीठी बातों का तीर चलाते हुए कहा, अरे नहीं भूमि, तुम बैठो मासी जी के पास, मैं बनाकर लाती हूँ चाय। भूमि उठने को हुई पर मौसी ने आंखों ही आंखों में उसे बैठे रहने का इशारा किया, तो भूमि ने काव्या को नहीं रोका और वहीं बैठ गई मौसी के पास। अब तो काव्या को बेमन सही जाना ही पड़ा। काव्या के जाने के बाद मौसी ने भूमि को गौर से देखा और स्नेह से नन्हे मोनू को अपने गोद में लेकर प्यार करने लगी। फिर बहुत प्यार से भूमि का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, यह क्या हाल बना रखा है बेटा, मैं सब समझती हूँ कि क्या चल रहा है इस घर में। अनुभव है मुझे काव्या जैसी औरतों की मानसिकता, राजनीति और त्रिया चरित्र का। पढ़ी लिखी समझदार हो, फिर क्यों अपने लिए अनपढ़ बन रही हो, क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हो। बेटा मैं यह नहीं कहती कि मिलजुल कर मत रहो, पर अपना इस्तेमाल भी मत होने दो। सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य अपने पति और बच्चे के लिए है, बाद में किसी और के लिए। हर सुख दुख के साझीदार अपना परिवार यानी पति और बच्चे ही होते हैं। भूमि बेटा, मैं सुभाष के कहने पर ही आज सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। वो बेचारा आज भी तेरी फिक्र में परेशान है। बेटा कोई भी पति हो, वो तवज्जो चाहता है, खुश मिजाज सुंदर संवरी हुई पत्नी को अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है, ना कि तेरी तरह उजड़े चमन सी पत्नी। बेटा सुभाष अभी जवान है, जिस सुख से वो मरहूम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुख अगर उसने घर के बाहर ढूंढ लिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तब इस घर में सब तुझ पर ही दोषारोपण करेंगे कि तूने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, उसको हाथ से निकलने दिया। भूमि ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। देख बेटा, अभी भी समय है, खुद के लिए स्टैंड लो। तू कितना भी कोशिश कर ले सबको खुश रखने की, पर नहीं रख पाएगी। इससे अच्छा यह है कि सबसे पहले खुद को खुश कर। बेटा तेरी खुशी, तेरा सुकून किसमें है, वो चुनने की बारी है अब। तब तक काव्या के आने की आहट सुन मौसी जी भूमि से सामान्य होकर दूसरी बातें करने लगी। मौसी जी तो चली गई थी, पर जाते जाते गुरु की तरह भूमि की आंखें खोल गई थी। अब वो मन ही मन प्रण कर चुकी थी खुद को बदलने का। जानती थी कि घर में तनाव का माहौल बनेगा, पर अब वो तैयार थी उस तनाव का सामना करने के लिए, अपने सुभाष के लिए, नन्हे मोनू के लिए। अगले दिन से जैसे दिनचर्या ही बदल गई। रोज जेठ जेठानी को बेटी देने का नियम उसने दरकिनार कर बस ससुर जी को चाय दी। अपने और सुभाष के लिए 2 कप चाय, बिस्किट और मोनू की दूध की बोतल लेकर वो अपने कमरे में चली आई। कितने अरसे बाद आज वो सुभाष के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी। सुभाष की प्रेम भरी नजरों ने उसके चित्त पर सवार सभी तनाव दूर कर दिए थे। जैसे लंबे समय के लिए छाई धुंध छट गई थी। जैसे ही भूमि किचन में वापस चाय के खाली कप रखने आई तो काव्या की जहर उगलती तीखी नजरें फिर भी घर में सभी मर्दों के होने की वजह से जुबान को शक्कर की चाशनी में लपेटकर वो भूमि से बोली, आज क्या देर में सोकर उठी, तुम्हारे जेठ जी तो चाय का इंतजार ही करते रहे। मेरे हाथों की चाय उन्हें भाती नहीं ना। मैं बस चाय बनाने ही आई थी कि तुम आ गई। चलो फिर तुम ही चाय बना दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। दीदी आप खुद ही चाय बना लीजिए, मुझे नहाकर तैयार होना है और मोनू को भी तैयार करना है। वो क्या है ना, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। सुभाष आज बाहर का ही नाश्ता करेंगे, और हाँ अपने लोगों का नाश्ता भी आप देख लीजिएगा। पापा जी को भी नाश्ता करा दीजिएगा। काव्या भूमि को देखती ही रह गई, फिर अचानक तंज कसते हुए बोली, अच्छा जी ठीक है, जाइए अपने मियाँ के साथ खूब एंजॉय कीजिए। फिर लंच तो आकर बनाओगी ना? आकर देखूंगी। वैसे दीदी आप तो है ही, बना लीजिए, कहीं मुझे आते आते देर ना हो जाए। यह क्या बात हुई? अरे नाश्ता करके आने में कितनी देर लगती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा बस, अब और नहीं। दीदी मेरी भी जिंदगी है और मेरा भी परिवार है। मेरा समय मैं किस तरह, कितना और किसके साथ बिताऊंगी, यह मुझे तय करने दीजिए। और हाँ आप परेशान मत हो, मैं अपने काम का बोझ आप पर बिल्कुल नहीं डालूंगी, पर आपके काम का बोझ भी अब नहीं उठाऊंगी। और एक बात दीदी, आप मुझे छोटी बहू बनाकर लाई जरूर इस घर में। आपने मुझे छोटी बहन कभी समझा नहीं। रिश्तों को दिल से अपनाना और उन रिश्तों में ईमानदारी रखना ही हर नए रिश्ते की नींव होती है। नींव में ही मिलावट होगी
तो एक दिन उन्हीं रिश्तों के घरों का भरभराकर टूट जाना ही नियति हो जाती है। यह कहकर भूमि तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई थी। काश कि यह कदम उसे पहले ही उठा लेना था। खैर देर आए दुरुस्त आए। काव्या समझ गई थी कि चिड़िया अब उसके फैलाए होशियारी के मीठे जाल से आज़ाद हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।